ओके, सो स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट टॉपिक, पॉवर्टी एलिवेशन। तो पहले पॉवर्टी के कुछ फिगर्स देख लें। तो 364 मिलियन पीपल आर स्टिल बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, 12.3% डिक्लाइन इन एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये वर्ल्ड बैंक का जो रिपोर्ट है उसको लिया है। अभी रिसेंटली एक IMF का भी रिपोर्ट आया, दोनों में कॉन्ट्रास्टिंग फिगर है एक्सट्रीम पॉवर्टी के। तो अभी आगे वाले आर्टिकल में देखेंगे। अभी के लिए ये याद रख लो कि हमने ऑलमोस्ट 12.3% से डिक्रीज किया है एक्सट्रीम पॉवर्टी में इन लास्ट लाइक 1 डिकेड। ठीक है, 2011 से 2019 के बीच का ये फिगर है, जहां पहले 22% था, बाद में 10% पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर लिव इन कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज। ठीक है, तो कन्फ्लिक्ट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है पॉवर्टी के अंदर। यहां से आप इस फिगर से आप ये समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स, पहला, इरेडिकेट पॉवर्टी फॉर ऑल पीपल, बेसिंग पॉवर्टी लाइन इन इंडिया ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नॉट ऑन इनकम लेवल। ठीक है, तो इनकम लेवल पे बेस्ड जो पॉवर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, कि हमने एक इनकम लाइन सेट कर दी, उससे नीचे जो है वो पुअर माना जाएगा, और ऊपर से भले वो जरा सा ऊपर उस लाइन से उसको हम नॉर्मल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, कि वो पुअर नहीं है, ये चीज हम डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉड अप्रोच है उस सेंस में। सो इसलिए जरूरत है कि हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हिसाब से पता लगाएं कि कौन पावर है कौन नहीं है। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल पॉवर्टी बियॉन्ड इकोनॉमिक रेलम। ठीक है, जैसे हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम निकालते हैं। ठीक है, अभी तक तो वर्ल्ड बैंक ही निकाला था, बट अब इंडिया ने भी अपना एक वर्ल्ड बैंक की लाइंस पे एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है। ठीक है, तो उसी चीज को फुलफिल करता है ये। नेक्स्ट, एड्रेसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन होलिस्टिक मैनर। नेक्स्ट, अब स्कीम्स देख लो क्या क्या है हमारे पास इसमें स्कीम्स। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, रूरल के लिए, अर्बन के लिए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, सिमिलरली अर्बन लाइंस पे भी यही सेम मिशन है। फिर हमारे पास मनरेगा, जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा भी था। नेक्स्ट, PM किसान निधि या PM किसान स्कीम जो है। नेक्स्ट, PM आवास योजना। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग देने की बात थी। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, एंड अभी रिसेंटली जो लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो ये कुछ स्कीम्स है जो कि पॉवर्टी एलिवेशन को टारगेट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। तो एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशली लैंड। ठीक है, इसको आप कलोनियल लेगेसी से आप रिलेट कर सकते हो कि वो इंडिपेंडेंस के टाइम से ही जो लैंड रिफॉर्म्स होने थे वो प्रॉपरली हुए नहीं, जिसका नतीजा है कि आज भी एक्सट्रीम हम देखते हैं कि पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एलोकेटेड इज नॉट सफिशिएंट। जैसे कल ही हमने देखा था मनरेगा के अंदर फाइनेंशियल ईयर के बीच के अंदर ही सारा फंड खत्म हो गया जितना भी एलोकेट किया गया था। तो वो एक इश्यू बनता है कि हमारे पास फंड नहीं है उसके लिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग ऑफिशियल्स आर नॉट एडिक्वेटली ट्रेन, करप्शन प्रोन एंड वल्नरेबल टू प्रेशर फ्रॉम लोकल एलीट्स। ठीक है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट, लेस पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन इन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जैसे कल मनरेगा में भी हमने डिस्कस किया था कि उसमें सोशल ऑडिट के प्रावधान है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि सोशल ऑडिट जैसी भी कोई चीज होती है जिसको मैंडेटरीली करना पड़ता है, सो एज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो लोकल लेवल का पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो फिर हम देखते हैं कि प्रॉपरली जो प्रोग्राम है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते और लार्ज स्केल पे करप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर आप डाल सकते हो। ठीक है, कि हेल्थ के ऊपर लोगों का पैसा खर्च हो रहा है काफी अमाउंट में, तो वो एक मेजर इश्यू बनता है। ठीक है, पॉवर्टी में जाने का। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड कंस्ट्रेंट में आप ये भी ले सकते हो कि ज्यादातर वर्क जो वो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे उनके पास सोशल सेफ्टी नेट जो है वो नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हो कि इनफॉर्मलाइजेशन या हमारी इकोनॉमी में जो इनफॉर्मल वर्क है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी को टारगेट करने वाली जो स्कीम्स है वो कभी उन तक इफेक्टिवली पहुंच ही नहीं पाते। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड, तो प्रोवाइड करो एडिक्वेट ट्रेनिंग। ठीक है, टू गवर्नमेंट बैंक ऑफिशियल्स। ठीक है, शिफ्टिंग टू अ हायर लो मिडिल इनकम पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो अभी वर्ल्ड बैंक का है ये डेटा, आई थिंक $1.5 से नीचे अगर दिन का आप स्पेंड कर रहे हो तो यू आर कंसिडर्ड पुअर। ठीक है, तो उसको बढ़ा के हम $3.2 अ डे पे ले आ सकते हैं, ताकि हम एक होलिस्टिक लेवल पे या एक वाइडर पब्लिक को केटर कर सकते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग कॉस्ट इफेक्टिव हाई फ्रीक्वेंसी सर्विस। तो कल भी हमने डिस्कस किया था कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में खासा जोर दिया गया कि हाई इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स होते हैं उनको हम लेके आए।
तो यही सेम चीज यहाँ पे भी लागू होती है। जो पॉवर्टी के सर्वे आते हैं वो बहुत ज्यादा डिलेड होते हैं, ठीक है। 5-5 साल 4-4 साल पुराना डेटा हमारे पास आता है, तब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। तो इट्स बेटर दैट वी एम्प्लॉय cost effective high frequency survey. Next, ensuring participation of local government and institution, effective distribution of wealth, ठीक है। डीपीएसपी भी है हमारा, जो बात करता है कि हमें जो वेल्थ है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, प्रिवेंट करना है कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। पॉलिसी रिस्पॉन्सेज नीड टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ द पुअर, ठीक है। अभी कोविड की वजह से जो हॉटस्पॉट एरिया बने हैं उन पे खासा ध्यान देने की जरूरत है। And lastly, expanding cooperation and coordination at national, state and as well as the local level, ठीक है। और उसको आप ग्लोबल लेवल पे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अमंग कंट्रीज भी कम करने की जरूरत है। तो ये था पॉवर्टी एट ग्लांस। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट इज पॉवर्टी एस्टिमेट्स, ठीक है। तो अभी हमने जैसे बात किया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का एक पॉवर्टी एस्टिमेट रिपोर्ट आया था इंडिया पे। दोनों ने अपना एक डिस्टिंक्ट रिपोर्ट निकाला था और दोनों ने ही उसमें एक्सट्रीम पॉवर्टी पे फोकस किया था। लेकिन दोनों की रिपोर्ट में बहुत स्टार्क डिफरेंस है बिटवीन द नंबर ऑफ मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग जी रहे थे उनका नंबर जो है काफी डिफरेंट है दोनों रिपोर्ट में, ठीक है। तो ये बार ग्राफ से देख लो आप। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो जिगजैग लाइन है इसके अंदर रियल सी के हमारा वर्ल्ड बैंक का है, ठीक है। एंड ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा IMF का है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का जो डाटा था उसके अकॉर्डिंग ईयर 2011 में 22.5% पीपल वर लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। वहीं आप IMF का डेटा देखोगे तो इट इज 10.8%, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एंड वो डिफरेंस क्यों आता है? तो वो डिफरेंस इसलिए कि उन्होंने अलग अलग मेथोडोलॉजी इंप्लॉय करी है। सेम चीज इंडिया में भी लागू होती है। हमारे जो सर्वेस कराए जाते हैं उनमें डाटा फिडिलिटी, ठीक है, मतलब क्या डाटा एक्चुअली फेथफुल है। तो बहुत सारे इस टाइप के सवाल हमारे लेवल पे भी उठते हैं कि हमारे जो डोमेस्टिक सर्वे हम करा रहे हैं क्या वो फेथफुल रिजल्ट दे रहे हैं हमें, ठीक है। ऐसा ना हो जैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक का देखने को IMF और वर्ल्ड बैंक का जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ऐसा सेम चीज शायद हमारे डोमेस्टिक सर्वेज में भी होती हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा लिया है वो लिया है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कंज्यूमर पिरामिड हाउस होल्ड सर्वे से, ठीक है। तो उन्होंने ये डेटा लिया और उससे उन्होंने पाया कि 2011 में 22% एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग रह रहे थे, जो कि घटकर अब 10% रह गए इन 2019। ऑन द अदर हैंड जो IMF का जो स्टडी था उसमें उन्होंने ये CMI का जो रिपोर्ट है उसको तो लिया ही, साथ उसको सब्सिडी एडजस्टमेंट भी किए उसके अंदर, ठीक है। कि लोग जो सब्सिडीज मिल रही है उसके बाद कितने लोग अभी भी पुअर रह जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके चलते इनका जो पॉवर्टी का जो फिगर है वो थोड़ा सा कम आया। इनका फिगर 10% था बैक इन 2011 और अभी 2019 का जो इन्होंने टारगेट ईयर रखा था उसमें वो 1.3 निकल के आया, ठीक है। तो आपको जो भी रिपोर्ट यूज करनी हो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लेना, जो भी आपको ज्यादा बेटर सूट करते हो आप लिख सकते हो। लार्जली दोनों के अंदर आप देखोगे तो 10% के आसपास का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो अब पॉवर्टी क्या है? एक बेसिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए आंसर लिखने के लिए। तो पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ अ पर्सन और अ कम्युनिटी विद लैक ऑफ मनी और एक्सेस टू रिसोर्सेज टू एंजॉय अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। इट कैन बी मेजर्ड इन ईदर इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जहां पे आप एक पॉवर्टी लाइन बना दोगे फिक्स, उसके नीचे तो पुअर, उसके अगर ऊपर है तो ठीक है, ठीक है। या फिर एक रिलेटिव पॉवर्टी जिसमें MPI का एग्जाम्पल लिख सकता हूँ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। सो इसके अलावा भी बहुत सारी अप्रोचेज है पॉवर्टी एस्टिमेट करने के लिए अलग अलग। जैसे आप देखते हो एक वेलबींग अप्रोच है गिवन बाय एरिक एराल्ड, ठीक है, एलराड। तो उन्होंने बोला था कि मटेरियल, सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पे हम बता सकते हैं या मेजर कर सकते हैं पॉवर्टी को, ठीक है। जनरली ये ज्यादा यूज नहीं होता। ज्यादा हम यूज या तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच वाला करते हैं या एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स करते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच अमर्त्य सेन का था। उसमें क्या क्या चीजें बोली गई थी कि इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, ह्यूमन कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल एंड सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, ठीक है। इसके टर्म्स में हम लोग मेजर करेंगे। ये OECD ने भी इसी फ्रेमवर्क को डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये UPSC ने क्वेश्चन में वैसे पूछा हुआ है इसके बारे में, तो थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट है। सो निकालता कौन है ये रिपोर्ट? तो UNDP और ऑक्सफोर्ड का पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव है।
ये रिपोर्ट निकालता है। ये ब्रॉडली 3 इसके अंदर पिलर्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, और उन 3 पिलर्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है अंडर 10 इंडिकेटर्स, ठीक है। तो ये 3 पिलर क्या है? पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो यूपीएससी ने इस पे आई थिंक 17 के आसपास कभी क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, तो पता होना चाहिए। एंड रिसेंटली हमने भी एक इसी लाइंस पे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है, ठीक है, नीति आयोग ने अलॉन्ग विद यूएनडीपी एंड दीज इंस्टीट्यूशन। पता होने चाहिए इनमें क्या क्या पैरामीटर है। तो एजुकेशन में हमारे पास क्या है? ईयर ऑफ स्कूलिंग है, स्कूल अटेंडेंस है, हेल्थ के अंदर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड न्यूट्रिशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, फ्लोरिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखना कि जनरली हम लोग पॉवर्टी की बात करते हैं तो इस टाइप की चीजों को हम शायद मिस आउट कर जाते हैं क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, बट ये इस टाइप के भी पैरामीटर्स है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से भी थोड़ा पता होना चाहिए क्या क्या पैरामीटर्स है। कुकिंग फ्यूल एंड एसेट्स, ठीक है। तो फ्लोरिंग और एसेट्स पे थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी सब चीजें तो हमें पता ही है कि एसेंशियल है। जनरली हम फ्लोरिंग और एसेट्स को मिस कर जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर मतलब इन ये जो 10 इंडिकेटर्स हैं इनके अंदर अगर आप 1/3 में से ज्यादा पे पुअर आते हो तो यू आर डिक्लेयर्ड एज मल्टी डिमेंशनली पुअर, ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एंड अभी जो रिसेंट रैंकिंग आई है उसके अंदर इंडिया वाज रैंक 62 आउट ऑफ 109 नेशन विद 27.9% पॉपुलेशन एज मल्टी डिमेंशनल पुअर, ठीक है। और हमारे जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आई थी, जैसे लास्ट आई थिंक तेंदुलकर हम लोग पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट थी, जिसने बोला था कि 21% पीपल आर लिविंग अंडर पॉवर्टी, ठीक है। यानी एवरी 5th पर्सन इन इंडिया इज लिविंग अंडर पॉवर्टी, ठीक है। तो तेंदुलकर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था। और भी बहुत सारी रिपोर्ट थी बट अभी आई थिंक इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। अगर हम मेजरिंग पॉवर्टी की बात करें तो ये हम कॉलोनियल पीरियड से हम ट्रेस कर सकते हैं। ये पॉवर्टी मेजरमेंट करने के जो वर्क स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड विद दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल एक किताब के अंदर पॉवर्टी एस्टिमेशन किया था, ठीक है। एंड टू द रीसेंट नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, जो कि अभी नीति आयोग ने बनाया, इसमें कौन से 2 पैरामीटर ऐड किए गए हैं कोई बता सकता है? मतलब 2 इंडिकेटर एक्स्ट्रा हमने ऐड किए, यानी टोटल 12 इंडिकेटर है इस रिपोर्ट में। कोई बता सकता है एमपीआई के अलावा क्या और 2 इंडिकेटर है उसमें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हमने बैंक अकाउंट ऐड किया है और हेल्थ में नियोनेटल केयर। हाँ, न्यू नहीं, आई थिंक एंटीनेटल है, ठीक है। बाकी सही बोला, हेल्थ में ऐड किया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ऐड किया है, तो ये चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये रहा एंटीनेटल और बैंक अकाउंट, यहां देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के लिए हमने हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक डेटाबेस को उठाया, और वो डेटाबेस क्या है? यह है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का, ठीक है। इसको हमने बेसलाइन बनाकर या रेफरेंस बनाकर ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तैयार किया। अब सिग्निफिकेंस क्या है पॉवर्टी एस्टिमेशन का, क्या हमें मदद करता है? तो पहला, इट इज वाइटल फॉर एड्रेसिंग इंटरजेनरेशनल साइकिल ऑफ पॉवर्टी बाय ओवरकमिंग परमानेंट डिसएडवांटेजेस, ठीक है। हेल्प इन एविडेंस लेड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ स्कीम्स जो हम बोलते हैं। सपोर्ट इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, सबका विकास होना चाहिए, जैसे हम बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा सबका इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए। तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप पता होना चाहिए कि एक्चुअली विकास किसका करना है, ठीक है। तो वो चीज है। नेक्स्ट, इंश्योर फुल एंड इफेक्टिव एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, ठीक है। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है कि सभी को कुछ बेसिक ह्यूमन राइट जो है वो सबको मिले, ठीक है। तो सिविल, पॉलिटिकल और ये इकोनॉमिक राइट जो है वो उस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। हेल्प फाइंड एरियाज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन विद इन कम्युनिटीज, ठीक है। तो हम देखते हैं कई बार अक्रॉस कम्युनिटीज भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है, ठीक है। कि एक रीजन है वहां पे एक साइड तो रिच रह रहे हैं, एक साइड पुअर रह रहे हैं, ठीक है। जनरली जैसे हम जीडीपी की बात करते हैं तो हम जीडीपी में यही चीज देखा था कल भी हमने कि देश में जीडीपी ग्रोथ तो हो रहा है, पर क्या वो जो ग्रोथ जो है वो इक्विटेबल है? तो आंसर है नहीं। इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं कि रिच जो है वो रिच हुए जा रहा है और पुअर जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अक्रॉस कम्युनिटी, जिसमें खासकर हम फैमिली में बात करें तो वुमेन के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि ठीक है, फैमिली की इनकम भले ही बढ़ रही हो लेकिन क्या वुमेन की इनकम बढ़ रही है? तो आंसर होगा ज्यादातर केसेस में नो, ठीक है। इसके अलावा टाइम पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ हैविंग लिटिल टाइम फॉर सेल्फ,
इट लीड्स टू पुअर हेल्थ चॉइसेस, हेल्थ एंड मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, तो एक नया डिमेंशन और ऐड हुआ है पॉवर्टी के अंदर, टाइम पॉवर्टी। लोगों के पास अपने वेल बीइंग के लिए टाइम है ही नहीं। ठीक है, जिससे और सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑलराइट, आगे जाने से पहले ये विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें 3 पिलर दिए गए, आप इसमें एक और डिमेंशन ऐड कर सकते हो, वो है लर्निंग का। ठीक है, तो आप इसको कैसे बना सकते हो, तो पुअर ह्यूमन कैपिटल ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, कि पुअर बच्चा जो है वो पॉवर्टी के अंदर पैदा हो रहा है, तो उसके पास एडिक्वेट फूड नहीं है। ठीक है, एडिक्वेट फूड नहीं है, विच विल इन टर्न लीड टू पुअर हेल्थ आउटकम। ठीक है, पुअर हेल्थ आउटकम होंगे तो फिर उसकी आगे जाके एजुकेशन सफर होगी, एजुकेशन सफर होगी तो फिर आगे जाके उसको पुअर वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पुअर वर्क अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उससे क्या होगा, लो इनकम फैमिली को मिलेगा, और खासकर जो वुमेन है वो सबसे ज्यादा सफर करेंगी। ठीक है, एंड देन फिर वुमेन जो है वो अगेन ऐसे चिल्ड्रन, ऐसे बच्चों को जन्म देंगी जो कि अगेन पॉवर्टी के अंदर ही रह रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द इंटरजेनरेशनल विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, कि बच्चा पॉवर्टी में पैदा हो रहा था तो उसकी हेल्थ कंडीशन खराब थी, हेल्थ कंडीशन से लर्निंग आउटकम खराब हुए, लर्निंग आउटकम से पुअर वर्क अपॉर्चुनिटी बनी, एंड पुअर वर्क अपॉर्चुनिटी से लो पेइंग जॉब्स की तरफ वो रिस्ट्रिक्ट रह गए। ठीक है, तो ये थोड़ा साइकिल अपने को पता होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट चैलेंजेस की बात करते हैं। पॉवर्टी एस्टिमेशन में चैलेंजेस क्या है, तो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, कि हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, उससे हम जो डेटा ड्रॉ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके चलते डेटा प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स का बायस देखने को मिलता है, जैसे अभी हमने देखा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF और वर्ल्ड बैंक का जो एक्सट्रीम पॉवर्टी का जो डेटा था उसमें कितना स्टार्क डिफरेंस था। तो वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिस्ट जो बैठे थे, जो रिपोर्ट को बना रहे थे, उनका जो बायसनेस है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहा था। ठीक है, विच विल रिजल्ट इन डिफरेंट आउटकम्स। ठीक है, तो इट विल लीड अस टू यूज ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन डेटा एज प्रॉक्सी इंडिकेटर्स ऑफ एक्चुअल वेल बीइंग। ठीक है, जनरली यही होता है कि पॉवर्टी के नाम पे हम ये पॉवर्टी लाइन में एस्टिमेशन वाला काम कर देते हैं, जो कि एक होलिस्टिक शायद तरीका नहीं है टू कैच द एक्चुअल नंबर ऑफ पुअर इन द कंट्री। नेक्स्ट, डाटा लैग। तो कल भी हमने देखा था, जीडीपी के रेस्पेक्ट में भी देखा था कि एक्चुअल जो जीडीपी डेटा है उसको आने में एटलीस्ट 3 से 4 साल लग जाते हैं। वही सेम चीज पॉवर्टी एस्टिमेशन में भी होते हैं कि हम ये जो सर्वे या जो अभी हमने जैसे नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात किया, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का जो था उसका डेटा उठा के उन्होंने अभी यूज किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 5 साल का लैग आ चुका है। ठीक है, उस डेटा में और अब में, तो ये एक बहुत मेजर इश्यू है। और इकोनॉमिक्स के जितने भी आई थिंक सर्वेज है उनमें आप ये कीवर्ड लगा सकते हो कि डेटा लैग होके हमें मिल रहा है। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग एंड अडॉप्शन ऑफ इंडिकेटर्स विच कैन ऑफर मीनिंगफुल कंपैरिजन बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, तो वो एक इश्यू है। नेक्स्ट, कंप्लेक्सिटी इन क्वालिटेटिव एंड कंपेरेबल डेटा कलेक्शन ड्यू टू इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन विद हाई सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई थिंक डेटा कलेक्शन साइड पे है। इसके अलावा अगर हम एमपीआई की बात करें, ठीक है, तो एमपीआई के बेनिफिट्स क्या है, तो एक तो बेटर कंपैरिजन मिलता है, क्योंकि आप इसके अंदर डिफरेंट रीजन को कंपेयर कर सकते हो, डिफरेंट एथनिक ग्रुप को कंपेयर कर सकते हो, उसके अंदर फर्दर सब ग्रुप्स को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा एक वाइडर रूम देता है टू कंपेयर। नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट इनकम बेस्ड पॉवर्टी मेजर। तो ऑलरेडी हमारे पास जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी या पॉवर्टी बेस लाइन वाला जो क्राइटेरिया है उसको सप्लीमेंट करता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन क्या है, तो लेस सेंसिटिव एज हाउस होल्ड नीड्स टू बी डिप्राइव्ड ऑफ मोर इंडिकेटर्स टू बी पुअर। ठीक है, तो हम बहुत सारे और इंडिकेटर्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे आप बोल सकते हो कि इसमें डिजिटल जो इंस्ट्रूमेंट हैं क्या उनके एक्सेस के बारे में बात की गई, तो ऐसा कुछ बात नहीं किया गया। तो आप ऐसे ऐसे और भी इनोवेटिव जो भी आपके दिमाग में आते हैं कि हाँ ये चीज भी अगर नहीं है तो पुअर डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो सब चीजें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट, अनेबल टू कैप्चर इनइक्वालिटी अमंग पुअर। ठीक है, डिफरेंशिएट नहीं करता कि एक पुअर को दूसरे पुअर से कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है। अनेबल टू कैप्चर इंट्रा हाउस होल्ड इनइक्वालिटी, के एक फैमिली के अंदर वुमेन शायद हो सकता है कि ज्यादा इनइक्वालिटी फेस कर रहे हैं, तो वो नहीं कैच करता। लिमिटेड क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशन है एमपीआई के स्पेसिफिकली।
पावर्टी के रेस्पेक्ट में हमने देख लिया। पावर्टी में आप कुछ एक दो पॉइंट और डाल सकते हो। जैसे पावर्टी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है, कि समझ में ही नहीं आता कि उसमें हम क्या सिर्फ एब्सोल्यूट पावर्टी का इस्तेमाल करें या मल्टी डिमेंशनल पावर्टी का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट, कोई यूनिफॉर्म इंडिकेटर नहीं है अभी तक हमारे पास, और मेथोडोलॉजी जो है वो इकोनॉमिक्स टू इकोनॉमिक्स चेंज होती रहती है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन चेंज होती रहती है। तो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है ताकि पावर्टी एस्टिमेशन जो है वो एक प्रॉपर तरीके से हो सके। तो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस। कंक्लूजन की साइड देखते हैं। तो ये नीति आयोग का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स है कैन फर्दर improve using this aggregated data on sub indicators for targeted policy making, with other steps such as collecting specific data based on gender, age, vulnerability, shifting to a low middle income poverty line, use of cost effective high frequency surveys। ठीक है, तो जो हमने पिछले आर्टिकल के अंदर पॉइंट्स देखे थे वही कंक्लूजन में यूज किए गए। ठीक है, तो इसमें किसी को कुछ ऐड करना है इस आर्टिकल में? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। सो रिसेंटली चाइना ने एक बहुत इनोवेटिव कह सकते हैं या एक बहुत ब्रेव स्टेप लिया था, ठीक है, एक कॉमन प्रोस्पेरिटी प्रोग्राम बनाने का। जो प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है कि वाइडनिंग वेल्थ गैप हो रहा है, ठीक है, बिटवीन रिच एंड पुअर, वही सेम चीज चाइना में विटनेस कर रहा है। लेकिन चाइना में हमें पता है कि वो थोड़ा सोशलिस्ट टाइप का कंट्री है, तो इस टाइप की पॉलिसीज वहां पे लगती है। ठीक है, इंडिया भी थोड़ा उस लाइन्स पे है, लेकिन इंडिया में अभी वो जो फ्लेवर है सोशलिज्म का वो अभी थोड़ा बैक सीट ले लिया, अभी थोड़ा कैपिटलिस्टिक माइंडसेट से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, सो इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी क्या है? तो इट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अपॉर्चुनिटी इन अ पॉपुलेशन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक जनरल सा डेफिनेशन है। अगर हम इंडिया का स्पेसिफिकली बात करें तो इंडिया के जो टॉप 10% है, दे होल्ड 77% ऑफ द नेशनल वेल्थ। ठीक है, तो आप ऑक्सफैम का नाम लिख के ये फैक्ट को कोट कर सकते हो वहां पे। ठीक है, तो ऑथेंटिक भी लगेगा ये चीज। एंड इससे आप समझ सकते हो कि कितना कितना वेल्थ डिस्पैरिटी है अमंग रिच एंड पुअर। ठीक है, आई थिंक अभी शायद रिसेंटली एक रिपोर्ट था और मे बी शायद पार्लियामेंट में ये चीज बोला गया था कि अगर आप 25,000 से आप ऊपर कमा रहे हो तो यू आर इन द टॉप 10% ऑफ इंडिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो सोर्स का मेरे को एग्जैक्टली श्योर नहीं है, बट आई थिंक शायद ये पार्लियामेंट में किसी ने बोला था, किसी मिनिस्टर ने। ठीक है, जब उनसे सवाल पूछा गया था। तो आप ये वाला भी कोट कर सकते हो, हम श्योर मिल जाएगा कहीं पे आपको ये। ठीक है, सो नेक्स्ट, इनकम इनइक्वालिटी से या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से इम्पैक्ट क्या होता है? तो पहला, इंक्रीज सोशल पोलराइजेशन होता है। ठीक है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि इतना ज्यादा इनइक्वालिटी है तो लोगों के अंदर एक इनजस्टिस वाली जो फीलिंग है या एक इनइक्वालिटी वाली जो फीलिंग है, दिस वुड गिव राइज टू पोलराइजेशन। ठीक है, तो सोसाइटी कैन इजीली बी पोलराइज ऑन द लाइन्स ऑफ रिलीजन, रीजन, कास्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इन लाइन्स के ऊपर इजीली लोगों को मोबिलाइज किया जा सकता है और जो सोशल फैब्रिक है उसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ वल्नरेबल सेक्शन। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की इनकम जो या जो इकोनॉमिक माइट है वो रिड्यूस होगी, स्पेशली वल्नरेबल सेक्शन की। ठीक है, तो दे विल बी सब्जेक्टेड टू पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। ठीक है, जो एक विशियस साइकिल में उनको भेज देगा। ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमिक रिस्क हो सकते हैं, मास पॉवर्टी हो सकता है। मास पॉवर्टी की वजह से आप एक वो चेन बना के लिख सकते हो कि मास पॉवर्टी होगी तो उससे जो स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिक्री कम होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी वो कम होगी, जिससे हम कह सकते हैं कि नेशनलाइजेशन, डी ग्लोबलाइजेशन या सिक्योरिटी इशू डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो आप ये एक फ्लो डायग्राम के थ्रू ये साइकिल बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, पॉलिटिकल रिस्क हो सकते हैं कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है वो फिर अपना जो पॉलिटिकल या जो पॉलिटी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है उसके पार्ट भी नहीं बन पाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ सब्जेक्शन टू माइनॉरिटी। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक माइनॉरिटी की तरफ चले जाएंगे तो वो अपना जो पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो टाइम था वो स्पेंड नहीं कर पाएंगे। जैसे क्लासिक केस आप ले लो माइग्रेंट वर्कर्स का। ठीक है, अब माइग्रेंट वर्कर्स को अगर हम बोलते हैं कि वो क्या वोट डालने के लिए छुट्टी ले सकते हैं,
तो आंसर होगा नो। ठीक है, वो अगर वोट डालने के लिए अगर छुट्टी लेते हैं या काम नहीं करने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका एक दिन का जो वेज था वो खत्म हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ पॉलिटिकल रिस्क डेवलप होता है। नेक्स्ट, वाइडनिंग पावर गैप होता है अमंग नेशन, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क बन सकते हैं, जैसे रिसेंट इंडिया चाइना क्लैश ले लो। ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरमेंटल रिस्क हो सकते हैं। अभी हमने देखा, अभी तक हम कहते हैं कि ट्राइबल के राइट्स के लिए हमने बहुत कुछ किया है। ठीक है, अभी तक मान सकते हैं कि ट्राइबल्स और कॉर्पोरेट शायद एक इक्वल बैलेंस पे थे। शायद इतना कहना सही भी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, अब जो कंडीशन बन रही है उससे हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट्स की जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब ट्राइबल्स के पास कोई राइट नहीं है, सारे मीडिया हाउसेज जो है वो कॉर्पोरेट्स के अंडर है। ठीक है, तो उन ट्राइबल के जो एक्चुअली जो राइट्स थे वो कभी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाएगा ही नहीं अब। ठीक है, बिकॉज इनकम इनइक्वालिटी इतना बढ़ गया है, कॉर्पोरेट जो है वो मीडिया हाउसेज को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते जो अब तक एनवायरमेंट प्रोटेक्ट था शायद अब वो ना रहे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ परसिस्टेंट इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है इन रिमूविंग इनइक्वालिटी। तो पहला, इनकम डिफरेंस रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल एफर्ट एज वेल। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया यही है कि डिफरेंस इसलिए भी है कि लोगों ने एफर्ट किया है। ठीक है, जो कैपिटलिज्म जैसे बोलता है, जो न्यू लिबरल पॉलिसी है कि हाँ भैया रिच अगर काम कर रहा है तो ही शुड नॉट बी पनिश फॉर दैट। ठीक है, या जैसे समनर, आई थिंक एक पॉलिटिकल स्कॉलर है, वो बोलते हैं कि ड्रंकयार्ड इज, पता नहीं ऐसे कुछ था कि ड्रंकयार्ड इन गटर इज वेरी ऑट टू बी। ठीक है, कि अगर कोई पुअर है तो वो अपनी खुद की गलतियों की वजह से पुअर है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कैपिटलिज्म का, तो वही लगा सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, इन इनकम या इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज आर एक्यूमुलेटेड ओवर जनरेशन। ठीक है, तो ये अक्रॉस जनरेशन ट्रांसफर किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी देखा था, वही चीज आप लिख सकते हो कि पुअर हेल्थ आउटकम से लोअर लर्निंग एबिलिटी, लोअर लर्निंग एबिलिटी से पुअर वर्क अपॉर्चुनिटी, एंड उससे लो वेज जॉब मिलेगा उनको। ठीक है, और फिर वो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल डिफरेंसेस या कॉलोनियल लेगेसी बोल सकते हो, कि शुरू से हमें ऐसा ही मिला था कि बहुत ज्यादा कुछ लोग जो थे वो बहुत ज्यादा अमीर थे एंड ज्यादातर लोग जो थे पॉवर्टी में थे। नेक्स्ट, मॉनेटरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट, तो स्टेट के पास इफेक्टिव या इफेक्टिव टूल्स नहीं है टू टारगेट, ठीक है, सच इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, साथ ही साथ कई और इश्यू हैं, जैसे ब्लैक मनी का हो गया, टैक्स इवेजन हो गया, स्मॉल टैक्स बेस हो गया, तो ये कुछ इश्यूज हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप ये बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर जो ज्यादातर टैक्स कलेक्शन होता है इट इज थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स वो पुअर को भी उतना ही हिट करता है जितना कि वो रिच को हिट करता है, लेकिन रिच की जो इनकम कैपेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा होती है कि उसको उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पुअर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक इम्बैलेंस है, या जो एक डिसबैलेंस है वीज़ावी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो उस चीज को भी रैशनलाइज करने की जरूरत है। डायरेक्ट टैक्स बढ़ना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव है। ठीक है, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टैक्सेशन ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में ये चीज नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स सबके लिए इक्वल है, तो उसमें पुअर जो है वो ज्यादा मारे जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन कैपिटल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, बिकॉज ऑफ विशियस साइकिल ऑफ लो इनकम, लो प्रोडक्टिविटी, लो टैक्सेस, जो हमने अभी डिस्कस किया। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कंस्ट्रेंट इन टर्म्स ऑफ फोकस ग्रुप। ठीक है, whether it should focus on disparity between top versus bottom, or greater focus should be on middle class to leverage the rise of in income activities for higher tax base। ठीक है, तो ये भी एक इश्यू है कि क्या हम टॉप और बॉटम को टारगेट करें या फिर मिडिल क्लास को टारगेट करें, मतलब टैक्स बेस को बढ़ाएं। ठीक है, तो ये एक डिबेट रहता है जो एक चैलेंज प्रोड्यूस करता है इसके अंदर। ठीक है, आगे जाने से पहले कुछ इनिशिएटिव देख लो टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी में पहला टैक्सेशन रिफॉर्म है, सब्सिडीज एंड ट्रांसफर, प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स, इंप्रूविंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, फॉर स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट, तो फैसिलिटेट डिजिटलाइजेशन, सपोर्ट एमएसएमई, तो वो ज्यादातर मतलब ज्यादा लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, तो उनको करो ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़े। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, enhance financial supervision,
देन नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव सेफ्टी नेट, तो इंक्रीज करो पेंशन नेट, मेडिकल सिक्योरिटी, इम्प्रूव हाउसिंग सिक्योरिटी, इक्वल बेसिक सर्विस, इक्वल एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है इसके अंदर जो आप लिख सकते हो। वे फॉरवर्ड में हम लोग ये बोल सकते हैं कि ओपन और फेयर कंपटीशन इज एसेंशियल essential ingredient for any reform to tackle inequality and promote equal opportunity for long-term sustainability. Okay. It become even more significant when national security is linked. Okay. Therefore, instead of using pressure, we should promote a reward-based approach to equalize outcomes and opportunity via improved information on inequality and policy outcome, formulate policy on wider public support, create an equitable society, rationalize subsidy. ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स है उनको ठीक करें, प्रमोट करें एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एनहांस करें स्किल एंड ट्रेनिंग, फॉर्मल चैनल्स ऑफ क्रेडिट खोले जाएं, ठीक है, तो उसमें मुद्रा वगैरह जो है उनको और बढ़ाया जाए, ठीक है। और आप कुछ और स्कीम लिख सकते हो, जैसे आई थिंक एक स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था पीएम स्वनिधि करके, जिसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स थे उनको लोन दिया जा रहा था, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वे फॉरवर्ड या इनिशिएटिव्स हम बोल सकते हैं जो लेने चाहिए तो एज टू एड्रेस दिस इनकम इनइक्वालिटी, ठीक है। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो दिस इज फाइनेंशियल, तो पहले कुछ डेटा देख लो इसमें। तो 14.7 बैंक पर 1000 इन एडमिनिस्ट्रेशन इन 2020, ठीक है, विच इज मच हायर एज कंपेयर टू जर्मनी, चाइना या साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो डेवलप्ड नेशन के कंपैरिजन में हमारे पास अच्छा खासा बैंक ब्रांचेस का रेशियो है, ठीक है। इनफैक्ट आप इसमें वो नरसिम्हन कमेटी का भी लिख सकते हो, जिसने ये बोला था कि इंडिया के अंदर बहुत सारे बैंक है, उनको रैशनलाइज करने की जरूरत है इन 3 टियर, ठीक है। तो एक लोअर के अंदर तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे कॉर्पोरेट और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट की बात की थी, फिर एक मिडिल लेवल होना चाहिए, ठीक है, जहां पे 10 से 12 मीडियम साइज बैंक होंगे, और टॉप टियर के ऊपर हमारे पास 3 नेशनल बैंक होना चाहिए, ठीक है। ये नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन था, तो आप बस उससे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये बताने के लिए कि हमारे पास जो बैंक है वो काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट, एंड अभी जो कंसोलिडेशन हो रहा है बैंक्स का, वो शायद इसी का रिजल्ट है कि बहुत ज्यादा बैंक ब्रांचेस हो गए हैं, मतलब बहुत ज्यादा बैंक्स हो गए, तो इसीलिए कंसोलिडेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्पेशली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। नेक्स्ट, 45,000 करोड़ प्लस प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट्स विद 55% हेल्ड बाय वुमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक एग्जाम्पल लिख सकते हो कि ज्यादातर जो अकाउंट है इसमें 50% से ज्यादा जो अकाउंट है वो वुमेन के पास है यहाँ पे। नेक्स्ट, 12.7 करोड़ एनरोलमेंट अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो कल हम इसी स्कीम का बात कर रहे थे, जो गिग इकोनॉमी में हम बात कर रहे थे ना, कि कौन से स्कीम के अंदर जोड़ रहे हैं ओला जो है वो अपने ड्राइवर्स को, तो वो यही स्कीम थी जिसके अंदर वो जोड़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट, टॉप 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ओन 76% ऑफ द हाउस होल्ड वेल्थ, ठीक है। ये अभी जैसे हमने फैक्ट पहले भी देखा था वही है, बस यहाँ पे वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से ये डेटा लिया गया है, ठीक है। बॉटम 50% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन ओन 2% ऑफ द वेल्थ एंड 8% ऑफ द इनकम, ठीक है। तो अगेन इनकम इनइक्वालिटी पता लगती है इससे। की टारगेट्स क्या होने चाहिए? यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर अफोर्डेबल, सेफ, transparent financial services and products, better access to credit at reasonable rate, maintaining financial sustainability with improved awareness through financial literacy and innovative financial product, ठीक है। तो इनफैक्ट फिनटेक सेक्टर की बात करो तो इंडिया के अंदर सबसे बूमिंग एरिया है अभी फिनटेक, ठीक है। उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो यूपीआई का, नेफ्ट का, ठीक है, आरटीजीएस का, और अलग अलग वेबसाइट्स का आप एग्जांपल दे सकते हो, जैसे पीयर टू पीयर लेंडिंग के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, स्पेशली स्टार्टअप का जो रोल है इसमें काफी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू इंक्रीज रोल ऑफ वुमेन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट, यूटिलाइज एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल सोल्यूशन, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग इंस्टीट्यूशन एंड कस्टमर प्रोटेक्शन। तो ये टारगेट्स हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के। जनरली इस टाइप की चीजों का
एक ही होना चाहिए, मतलब एक आप फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हो, जैसे रिलायबल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक्सेसिबल होना चाहिए, फिर इकोनॉमिकल होना चाहिए, एंड देन इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो तीनों को सम अप कर ले, बाकी जो 3 पैरामीटर हमने देखे। तो ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का। नेक्स्ट, स्कीम्स एंड इनिशिएटिव। तो पहला है नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे थे, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना देखा था, इसके अंदर नो फ्रिल अकाउंट खोला गया था। नो फ्रिल मतलब कि ज्यादा कोई फैंसी सर्विसेज नहीं थी, एक बहुत ही सिंपल सा एक अकाउंट आपको खोल के दे दिया गया है, जिसमें आपको एक रुपए कार्ड भी मिल रहा था साथ ही साथ, ठीक है, लेकिन ज्यादा कोई एडिशनल सर्विसेज नहीं थी, और जीरो मिनिमम बैलेंस अकाउंट था, मतलब उसमें कोई मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी सिस्टम। तो इसमें आप स्कीम्स लिख सकते हो, जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना देखा, अटल पेंशन योजना देखा, तो ये सब आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये आरबीआई का है, अभी चल रहा है, ठीक है, तो ये देख लेना। एक आरबीआई डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भी निकालती है, तो उसके बारे में भी लिखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें आप रुपे कार्ड के बारे में लिख सकते हो, एनपीसीआई का जो यूपीआई है उसके बारे में लिख सकते हो। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग बैंकिंग एक्सेस इन विलेजेस। तो अभी हम आगे देखेंगे, डिजिटल बैंकिंग यूनिट नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गवर्नमेंट ने, तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। थ्रू बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स, तो ये आई थिंक यूपीएससी ने प्री के अंदर भी सवाल पूछा हुआ है इसके बारे में, देख लेना। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब कि अब बैंक्स को अपना ब्रिक एंड मोटार वाला जो प्रेजेंस है, या फिजिकल प्रेजेंस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑफिस बनाने की जरूरत है, आप बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एम्प्लॉय कर लो, जो आपके लिए वो काम कर देंगे, ठीक है। वो घर घर जाके विलेजेस में जाकर जो बैंकिंग सर्विसेज है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। फ्रॉम दैट, सपोर्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, तो ये स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है? पहला, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी है, लोगों में अभी नॉलेज ही नहीं है कि जो बेसिक एस्पेक्ट है फाइनेंसेस के, जैसे अकाउंट कैसे खोलना है, कहाँ से पैन कार्ड बनता है, ये सब बेसिक इश्यूज उनको पता ही नहीं है। नेक्स्ट, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। तो बैंक्स जो है वो गाँवों के अंदर जाके क्यों ब्रांचेस नहीं खोलते? क्योंकि उनको वायबल नहीं होता इकोनॉमिकली, ठीक है, या फाइनेंशियली वायबल नहीं होता, जिसके चलते वो खोलते नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंक्रीज फ्रॉड, माल प्रैक्टिसेस इन डिजिटल मॉडल, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, ठीक है, तो वो भी एक इश्यू है जो कि डिसइंसेंटिवाइज करते हैं लोगों को टुवर्ड्स गोइंग टू सच मीडियम्स। नेक्स्ट, एक्सेसिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इन प्रोडक्ट मार्केट एंट्री, ठीक है। पहले अगर बात करें तो बैंक खोलना बहुत मुश्किल होता था, कोई 10 सालों में जाके आरबीआई जो था वो एक विंडो लॉन्च करता था जिसके अंदर बैंकिंग लाइसेंस दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऑन टैप बैंकिंग लाइसेंस बनता है। आप कभी भी आपको लगता है कि यू आर एलिजिबल फॉर ओपनिंग अ बैंक, मतलब जो कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हो तो आप अप्रोच करते हो आरबीआई को, और आरबीआई केस बाय केस बेसिस पे ये डिसाइड कर सकता है कि क्या आपको बैंकिंग की परमिशन दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए। तो ऑन टैप बैंकिंग सिस्टम का अभी प्रावधान आ गया, लेकिन पहले नहीं था, ठीक है। और सिमिलरली वैसे कई और ऐसे जो इश्यूज है, रेगुलेटरी इश्यू है, वो अभी भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड। तो लॉन्चिंग अ स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी, मास मीडिया कैंपेन लॉन्च कर सकते हैं, स्कूल करिकुलम में फाइनेंशियल लिटरेसी को ऐड कर सकते हैं। फोकस ऑन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट थ्रू क्रेडिट, फाइनेंशियल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव क्रेडिट वर्दीनेस असेसमेंट फॉर हाउस होल्ड एंड इनफॉर्मल बिजनेसेस, ठीक है। तो जो सिबिल स्कोर हम जो बोलते हैं, जिससे पता लगता है कि आप कितना क्रेडिट वर्दी हो, और उसके बेसिस पे आपको लोन दिया जाता है, ठीक है। तो अगर भारत पे का मॉडल पता हो तो भारत पे जो है वो इसी प्रिंसिपल पे चल रहा है कि जो शॉप्स होती है, छोटी छोटी शॉप्स, उनको बैंक लोन देता नहीं है, लेकिन भारत पे ने ऐसे एक सिस्टम बनाया जिससे वो ट्रैक कर सकता है कि एक सर्टेन शॉप जो है, छोटी से छोटी शॉप, अगर वो भारत पे का जो सिस्टम है वो यूज कर रही है, तो उससे वो ट्रैक कर सकते हैं कि उसने कितना पैसा इधर से उधर करा है, ठीक है। उसकी फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस क्या है वो भारत पे को पता रहती है, और उसी हिसाब से
वो एक टारगेटेड लोन जो है वो डिलीवर कर सकता है उस शॉपकीपर को, ठीक है। तो इसी टाइप का हम एक नेशनल लेवल पे भारत पे की लाइंस पे शायद कोई एक मोर होलिस्टिक सिबिल स्कोर ला सकते हैं, जिसके थ्रू ऐसे जो छोटे शॉपकीपर्स हैं या जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं वो भी उनका भी एक क्रेडिट वर्दीनेस डिफाइन हो पाए और उसके बेसिस पे उनको एटलीस्ट उतना तो लोन मिल जाए। सो दीज आर सम थिंग्स दैट कैन बी एडेड एज अ वे फॉरवर्ड। Lastly, assessing the performance of bank correspondent with better incentives, leverage पेमेंट बैंक्स, ठीक है। जैसे अभी हम बात करें तो पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, तो ये कुछ एग्जांपल है, तो इनको लेवरेज कर सकते हैं टू केटर टू अनबैंक्ड एरियाज, ठीक है। सो ये था फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में। इसमें किसी को कोई फैक्ट ऐड करना है? ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज अर्बन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो अर्बन प्लानिंग एज एन अप्रोच अकाउंट्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी, या तो अर्बन प्लानिंग हो गया, तो टेक्स इनटू अकाउंट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिटी, तो उसमें सिटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप अ सेंट्रल एंड अ कोहेरेंट व्यू ऑफ अर्बन स्पेस, ठीक है। अभी जैसे हमारा स्मार्ट सिटी मिशन चल रहा है, ठीक है, तो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो अर्बन प्लानिंग, या इसके अलावा एक और स्कीम अमृत करके है, ठीक है। ये सब अर्बन प्लानिंग को टारगेट रखते हुए बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें सिटी लेवल मास्टर प्लान, लोकल एरिया प्लानिंग, ठीक है, रीजनल लेवल पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान हो गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल लेवल पे लॉन्ग टर्म प्लान्स डेवलप बाय यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सो ये डिफरेंट लेवल्स पे प्लानिंग होगी। तो प्रेजेंट फ्रेमवर्क ऑफ अर्बन प्लानिंग की हम बात करें तो रोल ऑफ गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो 7th शेड्यूल जो है इट बेसिकली बेस्टोज द पावर ऑफ अर्बन प्लानिंग अपॉन स्टेट, ठीक है। सेंटर का इसमें केवल एक एडवाइजरी रोल रहने वाला है। जैसे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर मार्केट्स के ऊपर उन्होंने एक मॉडल एक्ट लाके दिया था, एपीएमसी मॉडल एक्ट करके, ठीक है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी उनका एक एडवाइजरी रोल ही है, जो मेन काम है यहाँ पे वो स्टेट्स का। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में हम बात करें तो स्टेट लेवल पे स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट है, म्यूनिसिपल कोऑपरेशन एक्ट है, ठीक है। रीजनल लोकल लेवल पे दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट वगैरह, ठीक है। तो इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर 74th एंड 73rd, ठीक है। क्योंकि हम अर्बन प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे 74th ही लोग हैं, म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन लोकल बॉडीज जो एक्ट था वो आया था। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स है और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इस चीज का अर्बन प्लानिंग को केटर करती हैं, ठीक है। तो अर्बन प्लानिंग का रोल क्या है डेवलपमेंट में, या जरूरत क्या है अर्बन प्लानिंग की, ठीक है। तो अर्बन जो सेंटर्स होते हैं दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ द जीडीपी, ठीक है। जीडीपी का जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो इन अर्बन एरियाज से ही आता है। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड टू फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, ठीक है। तो पहला इसमें आप देखो accommodated accelerating growth in the country, ठीक है, dealing with issues emanating like unplanned growth, slum, traffic congestion, etc., which in turn affects our economic ability, ठीक है। In fact, I think शायद कोई नॉट श्योर, शायद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स था, उसमें शायद ये चीज बोला गया था कि इंडिया लूजेस बिलियंस ऑफ रुपीज बिकॉज ऑफ ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है। जिसके चलते हमने फिर फास्टैग वाला स्कीम परमानेंट और मैंडेटरी सभी व्हीकल्स के लिए लागू कर दिया, ताकि टोल्स के ऊपर जो कंजेशन होता था या जो टाइम वेस्ट होता था उसको कम किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट ओवरकमिंग इंटरस्टेट डिस्पैरिटी, ठीक है। अक्रॉस स्टेट्स हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है अर्बन एरियाज के अंदर, जिसके चलते माइग्रेशन होता है, ठीक है। तो जहां से माइग्रेशन होता है वहां पे तो हम कह सकते हैं कि एक पुश माइग्रेशन हो गया, और जहां पे वो लोग आ रहे हैं वो पुल माइग्रेशन हो गया, ठीक है। जहां पे वो लोग आते हैं वहां पे एडिशनल प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके चलते फिर स्लम्स और ये सब डेवलप होते हैं। नेक्स्ट बिल्डिंग डिजास्टर रेजिलिएंट सिटीज, ठीक है। तो हमने देखा था अर्बन फ्लडिंग एक फिनोमेना काफी बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, तो डिजास्टर रेजिलिएंट सिटीज बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट efficient urban planning is significant for achieving India's economic growth, infrastructure and employment target.
नेक्स्ट इज ट्रांजिशनिंग टू लो कार्बन इकोनॉमी। लास्टली फुलफिलिंग इंडिया ग्लोबल कमिटमेंट। हमारा जो SDG 11 है तो इसी चीज पे बात करता है। SDG 11 क्या है? इट इज अबाउट सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ठीक है। तो उसको स्पेसिफिकली टारगेट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे और स्कीम्स है, जैसे कि एक ग्रेया करके एक स्कीम है, ठीक है, जो कि बिल्डिंग कोड है कि कितना एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग हमने बनाया है, ठीक है। तो वो सब स्कीम्स आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट इश्यूज क्या है? तो पहला इंस्टीट्यूशनल इश्यूज है। हमारे बहुत सारी मल्टीपल एजेंसी है जिसके चलते कंफ्लिक्ट देखने को मिलता है, या जो ड्यूटी होता है उसका डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, जिससे कि अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पाता। एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, मतलब बहुत सारा पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एक्यूमुलेट करा हुआ है, उसको आगे डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज को देना चाहिए, बट वो नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट गवर्नेंस इश्यू है म्यूनिसिपैलिटी बॉडीज में। देन इश्यूज इन प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे स्टेक होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करते। लैक ऑफ मास्टर प्लान है अक्रॉस सिटी, जैसे दिल्ली का एक मास्टर प्लान है 2041 करके, ठीक है, तो वैसा बाकी सिटीज का शायद मिसिंग है। प्रॉपर जो अर्बन प्लानिंग है या जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट इश्यूज रिलेटेड टू अर्बन लैंड यूज, ठीक है, तो बहुत सारे जो अर्बन सेटलमेंट बन रहे हैं वो प्लान नहीं बन रहे हैं, ठीक है। स्लम डेवलपमेंट फ्रीक्वेंटली हो जा रहा है, ठीक है, उसमें आप करप्शन का एग्जांपल ले सकते हो जिसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इश्यूज रिलेटेड टू डिजास्टर रेजिलियंस। तो हमारा जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है इंडिया उसमें टॉप 10 के अंदर आता है, ठीक है। आप समझ सकते हो कि इट इज जो हैजार्ड एक्सपोजर है वो बहुत ज्यादा है हमारा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग उतना शायद हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है टुवर्ड्स मेकिंग सिटीज डिजास्टर रेजिलियंट, जिसकी वजह से हर साल हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। नेक्स्ट इश्यूज इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो हमारे पास अभी प्रेजेंटली इतना शायद ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है कि जो अर्बन प्लानिंग कर सके, ठीक है, उसका एक कमी है। स्पेशलाइज प्रोफेशनल नहीं है, लोगों में भी अवेयरनेस नहीं है। साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो इस चीज को देख रहे हैं उनके पास भी शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है सो एज टू एग्जीक्यूट प्लान या अर्बन प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। वे फॉरवर्ड देखते हैं। तो पहला इंटरवेंशन इन एग्जिस्टिंग मास्टर प्लान, ठीक है, सबके लिए मैंडेटरी एक मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है, टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के लिए इनफैक्ट, ठीक है, या जो सेंसस टाउन जो अब बन गए हैं, ठीक है, उनके लिए बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें आप एक स्कीम थी कॉल्ड ट्यूलिप, ठीक है। ट्यूलिप स्कीम में हम क्या कर रहे थे? ट्यूलिप स्कीम में हम लोग बेसिकली जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स है उनको हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, ताकि वो समस्या को समझ सके, ठीक है, क्या समस्या जो है वो अर्बन लोकल बॉडीज फेस कर रहे हैं, और बाय द टाइम दे कंप्लीट देयर इंजीनियरिंग या जब वो इंटर्नशिप कर रहे हैं तभी वो कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ट्यूलिप स्कीम इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव रिफॉर्म लिख सकते हो। प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए काम का, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए, ठीक है। वी कैन देन एक्सपैंड पार्टिसिपेशन बाय कंडक्टिंग सिटीजन आउटरीच कैंपेन। जैसे अभी हमने पॉलिटी के अंदर शायद पढ़ा था पीपल्स प्लानिंग कैंपेन करके, ठीक है, कि गांव के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब आ रहे हैं, अब विलेज डेवलपमेंट प्लान बना रहे हैं और उसको एक जो फंक्शनरीज है उनके साथ डिस्कस करके एक पोर्टल पे डाल रहे हैं, ठीक है, वाइब्रेंट पीपल्स प्लेटफॉर्म करके, ठीक है। तो उसके अंदर बेसिकली क्या था, शायद वाइब्रेंट ग्राम डेवलपमेंट प्लान था, ठीक है। तो उस पोर्टल पे क्या हो रहा है कि उस प्लान को डाला जा रहा है और फिर उससे अक्रॉस द ईयर्स मेजर किया जाएगा कि जो प्लान हमने बनाया था उस पर कितना प्रोग्रेस हो गया, ठीक है, तो वो प्रोग्रेस ट्रैक हो सके। तो इस टाइप का हम अर्बन लोकल बॉडीज के लिए भी प्लान बना सकते हैं, उस लाइन्स का आप लिख सकते हो। तो पीपल्स प्लानिंग कैंपेन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना, उसको आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हो और भी अलग डिमेंशन में एज वे फॉरवर्ड, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंडक्टिंग हैजार्ड एंड रिस्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट ऑफ सिटी टू बिल्ड रेजिलियंस, ठीक है। सो दैट वाज इट अबाउट अर्बन प्लानिंग। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, स्मार्ट सिटी मिशन। तो अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे इसी के बारे में, तो
अभी न्यूज में क्यों है? बिकॉज 28 ऑफ द 36 स्टेट एंड यूटीज हैव नॉट रिलीज देयर शेयर ऑफ फंड फॉर द मिशन। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि ओनर्स जो है अर्बन प्लानिंग का, वो ओनर्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही है। ठीक है, सेंटर का उसमें एडवाइजरी रोल है। तो ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ज्यादातर आप देखोगे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऐसी होंगी जहां पे ज्यादातर स्टेट का रोल जो है वो एग्जीक्यूशन का होगा। ठीक है, तो सेंटर का काम बस पैसा देना है उसके अंदर। ठीक है, तो वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो ये स्कीम जो थी 2015 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, जो कि नोडल एजेंसी है इसके लिए। तो 100 सिटीज आइडेंटिफाई किए गए थे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट एंड यूटी। और इसमें एक मैंडेटरी प्रोविजन ये था कि हर स्टेट को एटलीस्ट एक सिटी तो नॉमिनेट करनी है एज स्मार्ट सिटी। ठीक है, कई स्टेट्स के अंदर हमने देखा बहुत ज्यादा स्मार्ट सिटीज बनेंगी इसके अंदर, जैसे यूपी के अंदर सबसे ज्यादा बनेंगी इसके अंदर। ठीक है, so its objective is to promote cities that provide core infrastructure, clean and sustainable environment and give decent quality of life। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन, लार्जली इसमें स्मार्ट सोल्यूशन की हम बात करें तो इसमें आईसीटी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेंगे। तो आईसीटी के जैसे टूल्स हो गए, बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी। ठीक है, इन सबको यूज करके एक ईज ऑफ लिविंग बढ़ाना है लोगों को। ठीक है, ये बेसिक आइडिया था इस स्कीम के पीछे। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा? तो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। ठीक है, स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक स्पेशल कंपनी बनाया जाएगा इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस प्रोग्राम को। ठीक है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें स्टेट गवर्नमेंट एक फंक्शन मतलब एक स्टेक होल्डर होगा। इसके अलावा प्राइवेट पार्टीज को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो उसके अंदर। तो ये पता होना चाहिए। इनफैक्ट गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग इसमें पीपीपी मॉडल्स के थ्रू ये सब डेवलपमेंट। ठीक है, so the concept of smart city is based on 6 fundamental principle: community at the core, more from less। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि the state which governs the least governs the best। ठीक है, वैसे ही कम गवर्नेंस करके या कम रिसोर्सेज लगा के ज्यादा आउटपुट हम निकालें। ठीक है, ये आइडिया इसके पीछे। कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो। ठीक है, सिटीज के अमंग कॉम्पिटिशन रहे और वो कंपटीशन उनको बेटर आउटकम अचीव करने के लिए मोटिवेट करे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये तीनों इनकॉर्पोरेट होने चाहिए। टेक्नोलॉजी एज अ मीन्स, नॉट एज अ गोल। ठीक है, इनफैक्ट एआरसी में भी हमने यही चीज पढ़ा था जब हम ई गवर्नेंस पढ़ते हैं, तो एआरसी ने यही बोला था कि टेक्नोलॉजी मीन्स नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी कोई गोल नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक मीन्स होना चाहिए। ठीक है, कि इससे अल्टीमेट आइडिया ये है, अल्टीमेट गोल है लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ना चाहिए। ठीक है, और टेक्नोलॉजी उसको बढ़ाने का एक जरिया होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि मशीन बना के रख दिया, उस मशीन की यूटिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है सबको कन्वर्ट करो टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम। ठीक है, सो फाइनेंसिंग की बात करें तो गवर्नमेंट फंड्स टू मीट लेस देन 1/2 ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट्स, विद द रेस्ट to be mobilized from internal external sources। ठीक है, मॉनिटरिंग इसमें बात करें तो 3 tier मॉनिटरिंग है इसके अंदर। एपेक्स के अंदर नेशनल लेवल पे है, देन एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी एट स्टेट लेवल, एंड देन स्मार्ट सिटी एडवाइजरी फोरम। ठीक है, सिटी लेवल पे। तो ये 3 मॉनिटरिंग लेवल है जिसके अंदर मॉनिटर किया जाएगा प्रोग्रेस स्कीम के अंदर। ठीक है, अब की चैलेंजेस देख लेते हैं, क्या इश्यूज फेस कर रहा है ये स्मार्ट सिटी मिशन। पहला तो स्लो प्रोग्रेस है। ठीक है, बिलो मतलब अभी हम प्रोग्रेस की बात करें तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ 6 years। ठीक है, 50% प्रोजेक्ट ही कंप्लीट हुए, तो आप समझ सकते हो कि कितना धीरे काम चल रहा है। वेकेंट पोजीशन इन स्पेशल पर्पस व्हीकल, तो हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से लेथार्जी है या जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है जिसकी वजह से इसके अंदर जो फंक्शनरीज होते हैं वो चेंज होते हैं, एंड कई बार टाइमली अपॉइंट भी नहीं होते। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन फंड मोबिलाइजेशन, तो इसमें जो पैसा जो है वो प्राइवेट सेक्टर से भी लेके आना है, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि कई स्टेट स्ट्रगल कर रहे हैं, कई स्पेशल पर्पस व्हीकल स्ट्रगल कर रहे हैं वो पैसा लाने में। नेक्स्ट, स्टीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल डेटा। इनफैक्ट इसमें गवर्नमेंट ने एक चीज बात करी थी कि इसमें से बहुत सारा डेटा जो आएगा उसको हम सेल करेंगे, जो नॉन प्राइवेट डेटा होगा। ठीक है, तो उसको लेकर काफी बवाल भी बचा था जब ये बात रिलीज हुई थी, लेकिन
उससे इशू लार्जली जो डेवलप होता है वो अपने को पता होना चाहिए, दैट इज ए कॉन्फिडेंशियलिटी के इशू हो सकते हैं। नेक्स्ट, डिले ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन लाइक कोविड-19, ठीक है, आप वो लिख सकते हो। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट स्मार्ट सिटी मिशन, उसमें नेशनल अर्बन डेवलपमेंट मिशन हो गया, नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, ठीक है। एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमने प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें जो अर्बन लोकल बॉडीज के जो फंक्शनरीज हैं उनका कैपेसिटी डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। जो भी पार्षद वगैरह चुनकर जाते हैं, काउंसिलर्स चुन के जाते हैं, उनका एक तरीके से लर्निंग बढ़ाने के लिए ये नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ठीक है, कौन निकालता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर निकालता है, जिसमें एक सिटीज को रैंक किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन ईज ऑफ लिविंग। तो एक कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म बढ़ाने का एक तरीका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ और अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स निकालता है। इसके अलावा इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट है, एंड ट्यूलिप स्कीम जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर फ्रेश ग्रेजुएट जो है उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाएंगे इन 80 स्मार्ट सिटीज, ठीक है। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन का एक होलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन है उसको मॉनिटर करने के लिए ये ICCC जो है वो बनाए गए हैं। सो ये था some schemes that are launched to basically support smart city mission. Next, way forward to make a long term transformative program, ठीक है। शॉर्ट साइटेड नहीं होना है, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलना है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो 2055 तक होता रहेगा पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। और उसके बाद डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो चेंज होगा, तो उसको एड्रेस करने के लिए एक होलिस्टिक लॉन्ग टर्म व्यू लेने की जरूरत है। नेक्स्ट, एड मोर नीड बेस्ड प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, एम्पेरिकल स्टडीज ऑफ SPVs, मतलब ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, क्या उनमें से रिजल्ट निकल रहा है, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या आउटकम निकल रहा है। अगर कहीं पे ड्रॉबैक है तो उनको प्लग करने की जरूरत है, तो उसके लिए उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि SPVs कैसे करें। तो इसमें आप हेल्प ले सकते हो, स्टेट फाइनेंस कमीशन की आप हेल्प ले सकते हो टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये स्पेशल पर्पस व्हीकल काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, एंश्योर डेटा सिक्योरिटी थ्रू एनक्रिप्शन एंड डेटा सिक्योर स्मार्ट सिटी नेटवर्क। एंड लास्टली, मोबिलाइजिंग फंड थ्रू एफिशिएंट एंड इनोवेटिव टैक्सेशन सोर्सेस, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई स्टेट्स ने या कई म्यूनिसिपल बॉडीज ने अपने म्यूनिसिपल बॉन्ड्स लॉन्च किए थे, ठीक है। तो उसी लाइंस पे और भी स्टेट या म्यूनिसिपल बॉडीज लॉन्च कर सकते हैं। तो ऐसे इनोवेटिव मैकेनिज्म लाने की जरूरत है, सो एज टू इंश्योर या मोबिलाइज द फंडिंग नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट। तो ये था इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक, वाटर सप्लाई किस में आता है, मतलब स्मार्ट सिटी मिशन में आता है कि अमृत में आता है? दोनों में है ना, अमृत के अंदर भी है और स्मार्ट सिटी में भी है। अमृत में ऑब्जेक्टिव है, स्मार्ट सिटी में नहीं है। ठीक है, और कुछ ऐड करना है किसी को? ऑलराइट, तो आज के लिए लास्ट टॉपिक रहेगा हाउसिंग। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो 3 करोड़ एंड 1.2 करोड़ हाउसेज रिक्वायर्ड इन अर्बन एंड रूरल एरियाज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा था, लेकिन उसके अंदर जो टारगेटेड प्रोग्राम, मतलब जो हमारा टारगेट था उसको हम अचीव नहीं कर पाए हैं, ठीक है। 2022 का टारगेट ईयर था उसके लिए, लेकिन अचीव नहीं कर पाए। सो ओवर 1 करोड़ हाउसेज ग्राउंडेड अंडर प्रधानमंत्री अर्बन एंड ओवर 61 लाख हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड। अगर रूरल की बात करें तो ओवर 2 करोड़ हाउसेज ग्राउंडेड अंडर प्रधानमंत्री रूरल एंड 1.66 करोड़ हाउसेज कंप्लीटेड, ठीक है। 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड अंडर GHTC इंडिया, ठीक है। तो लाइट हाउसेज में बेसिकली हम ऐसे इनोवेटिव हाउसिंग टेक्निक्स को इन्वॉल्व करें जिससे फटाफट एक लाइट वेट हाउसेज बनाए जा सकें, ठीक है। मतलब असेंबल करने का काम ही होगा उसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं अभी तक। की टारगेट की बात करें तो ये हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर ये बेसिकली मोटो था कि 2022 तक
विल कंस्ट्रक्ट अराउंड 21.4 यानी 2 करोड़ रूरल हाउसेज होंगे और 1 करोड़ अर्बन हाउसेज होंगे बाय 2022. Every family to have पक्का हाउस विद वाटर कनेक्शन, टॉयलेट फैसिलिटी एंड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो इनफैक्ट आपने देखा ही होगा अभी जब 2022 का जो लाल किले का स्पीच था, तो पुराने स्पीचेस जब दिखा रहे थे तो उसमें बार बार पीएम का यही फोकस था कि 2022 तक सबके पास पक्का मकान हो. ठीक है, तो वो अभी उस चीज में हम लैग कर रहे हैं काफी. ठीक है, नेक्स्ट, address housing needs of urban poor including slum dwellers. Next is ease of living for both urban and poor. तो पॉलिसी इनिशिएटिव इस डायरेक्शन में क्या क्या लिए गए. तो प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख सकते हो, इसमें क्रेडिट सब्सिडी है, उसके अंदर स्लम रीडेवलपमेंट है, अफोर्डेबल हाउसिंग है इसके अंदर, और एग्जिस्टिंग हाउसेज का रीडेवलपमेंट करना तो उसके लिए भी पैसा दिया जा रहा है इसके अंदर. नेक्स्ट, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARHC है. ठीक है, नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग को, जिससे ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जो लोन मोबिलाइज करना है वो इजी हो जाएगा. ठीक है, तो इंडस्ट्री स्टेटस मिल गया इनको, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर भी है ये. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया टू ईज क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू सच प्रोजेक्ट. नेक्स्ट, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, जिसके अंदर हमने देखा अच्छे लाइट हाउस प्रोजेक्ट चैलेंज जो है वो लॉन्च किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने. नेक्स्ट, निपुण एक स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोमोटिंग अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर. निर्माण मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी अंडर दीनदयाल अंत्योदय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. नेक्स्ट, चैलेंजेस की बात करते हैं. चैलेंजेस क्या है? पहला है लैक ऑफ फाइनेंस. ठीक है, हमने देखा था IL&FS क्राइसिस हुआ, उसके बाद DHFL एक जो NBFC है वो फेल हो गया, जिसके चलते जो हाउसिंग सेक्टर है उसमें लिक्विडिटी क्रंच आ गया था. ठीक है, पूरा का पूरा ये जो सेक्टर था ये काफी समय तक कंस्ट्रेंट के अंडर रहा था. नेक्स्ट, लॉन्ग ड्रॉन आउट मल्टी लेवल अप्रूवल सिस्टम. ठीक है, तो कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट होता है इट हैज टू गो थ्रू मल्टीपल अप्रूवल. ठीक है, अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज, तो वो एक इश्यू बनता है. लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्पेशली इन द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. ठीक है, मतलब वैसे तो डेवलपर काफी शानदार हाउसेस बना रहे हैं, लेकिन अफोर्डेबल सेक्टर के अंदर पार्टिसिपेशन कम देखने को मिलता है. एंड शायद प्रॉब्ली रीजन यही है कि इतना मार्जिन नहीं मिलता हमको. नेक्स्ट, प्रीडोमिनेंस ऑफ कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन लीडिंग टू डिले. ठीक है, तो हमारे जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैं अभी काफी प्रिमिटिव है, मतलब पुराने स्टाइल से ही कर रहे हैं. जबकि अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे तो बहुत सारी नई टेक्निक आ गई है, लाइक प्री फैब्रिकेटेड या प्री इंजीनियर्ड मटेरियल, जिसके थ्रू फास्टर हाउसेस बनाए जा सकते हैं. तो इस टाइप की टेक्निक हमारे यहाँ पे अभी नहीं है. लिमिटेड एक्सेस टू लैंड बैंक्स. ठीक है, क्योंकि कोई भी हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए पहले लैंड की जरूरत है, तो वो लैंड मोबिलाइज कर पाना बहुत दिक्कत होता है, तो लैंड बैंक्स नहीं है. इनसफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेन मेसन्स. ठीक है, वो जो हमने स्कीम देखा था निपुण, वो स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए है कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं है. नेक्स्ट, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट इन अर्बन लोकल बॉडीज टू फॉर्मुलेट एंड डिजाइन मास हाउसिंग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, वो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है. नेक्स्ट, वे फॉरवर्ड देखते हैं. तो पहला तो फाइनेंस है, इंप्रूव करो फाइनेंस एंड ऑल्टरनेटिव फंडिंग विद फोकस ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग एंड एनकरेज प्राइवेट सेक्टर वाया स्विस टैलेंट्स. ठीक है, तो आप इसमें स्विस टैलेंट्स बताइए कि बेसिकली टैलेंट सामने रखें कंपनीज के क्या हो और क्या आप ऐसा कुछ बना सकते हो, ऐसा करके आइडिया रहेगा, जिसके थ्रू प्राइवेट सेक्टर को हम इंसेंटिवाइज करें टू टेक पार्ट इन अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम. नेक्स्ट, स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, या सिंगल विंडो क्लियरेंस बना सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो निपुण स्कीम हमने देखा, अभी तो उसके अंदर लिमिटेड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एम्पावर किया जाएगा, लेकिन हम उसे लॉन्ग टर्म पे और वाइडन कर सकते हैं. यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्निक शुड बी अडॉप्टेड. ठीक है, साथ ही साथ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी बनाने की जरूरत है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट हाउसिंग सेक्टर. इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही था. विल रिज्यूम विद टॉपिक 2.7 लैंड रिफॉर्म्स टुमारो. So thanks for joining. Bye bye.